नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया ने फिर से एक बहुत ही घटिया शर्मनाक हरकत की है। वो इस तरह की हरकतों के लिए जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारा मीडिया कितना हिंदुत्ववादी हो गया है, कितना मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम द्वेषी है। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस हद तक चला जाता है, कितने झूठ रचता है, कितने फेक नरेटिव गढ़ता है, ये हम पिछले 12, 13, 14 सालों से लगातार होता देख रहे हैं। और ये बड़ी बेशर्मी के साथ वो कर रहा है, निर्लज्जता के साथ कर रहा है। बार बार उसकी पोल पट्टी खुलती है, बार बार उंगलियां उठती हैं, यहाँ तक कि कई बार अदालतों ने भी उसे कटघरे में खड़ा किया है, झाड़ा है, लेकिन वो है कि सुधरने का नाम नहीं लेता, या शायद सुधरना ही नहीं चाहता, या शायद उसे सुधरने का मौका ही नहीं देती ये सत्ता, ये सरकार। क्योंकि सारे निर्देश तो वहीं से आते हैं, पीएमओ से निर्देश आते हैं कि आपको क्या खबरें कैसे चलानी है, कैसे बहस करानी है, किनको बुलाना है, क्या टॉपिक होने हैं। अब जो ताज़ा मामला जिसकी चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ कि कैसे उसने एक गलत नरेटिव बनाने की कोशिश की, कैसे उसने एक फेक नरेटिव बनाने की कोशिश की, कुछ चुनिंदा तथ्यों को उठाकर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की। और उस भ्रम को पैदा करने के पीछे मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करो और इस तरह से बदनाम करो कि उसकी छवि एक मुस्लिम परस्त और मुसलमानों वाली पार्टी की हो जाए, जो कि सच नहीं है, हम सब जानते हैं। और इसका आंकड़ों के आधार पर मैं अभी आपको विवरण भी दूंगा। लेकिन ये जो पूरी साजिश है, षड्यंत्र है, जो मीडिया रचता है, वो चाहे वो सरकार के निर्देश पर रचता हो, चाहे आईटी सेल के द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर रचता हो, लेकिन वो इस मामले में खुलकर और बड़ी बेशर्मी से पेश आ रहा है। तो हुआ यूं कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें 2 राज्यों में, असम और पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस ने कुल मिलाकर 21 सीटें जीती हैं। 19 सीटें उसने असम में जीती हैं और 2 सीटें उसने बंगाल में जीती हैं। संयोग की बात यह है कि 21 में से 20 सीटों पर उसके मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं और 1 सीट असम की है, जहां पर एक हिंदू जय प्रकाश दास जीते हैं। अब ये कह के कि देखिए 21 में से 20 जो है मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं, तो ये तो मुस्लिम पार्टी हो गई क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस ने चाहे असम हो चाहे बंगाल हो, वहाँ कितने टिकट दिए थे और जो टिकट बांटे थे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन सीटों पर कितने हिंदू कैंडिडेट खड़े किए थे और कितने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे। कांग्रेस ने असम और बंगाल में कुल मिलाकर 390 सीटों पर चुनाव लड़ा था। असम में 99 सीटों पर, बंगाल में 292 सीटों पर। अब ये देखिए कि असम में 99 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसने वहाँ पर 19 सीटें जीती, 18 मुस्लिम एमएलए और 1 हिंदू। कांग्रेस ने केवल 20 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे थे और 79 कैंडिडेट गैर मुस्लिम उतारे थे। मतलब 79 कैंडिडेट गैर मुस्लिम थे और केवल 20 कैंडिडेट मुस्लिम थे। अब 20 कैंडिडेट्स में से 18 मुस्लिम कैंडिडेट जीत गए क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन इस तरह का पोलराइजेशन हिमंता विश्व शर्मा ने लगातार विश्व भ्रमण करके सांप्रदायिक पोलराइजेशन के तमाम हथकंडे आजमा कर दिया था कि पूरा असम में हिंदू मुस्लिम हो गया। और हिंदू मुस्लिम में ये हुआ कि मुस्लिम कंसोलिडेशन कांग्रेस के साथ हो गया और जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वो ज़्यादातर जीत गए और हिंदू उम्मीदवार नहीं जीत पाए। बंगाल में 2 सीटें, 292 सीटों में से कांग्रेस ने 63 उम्मीदवार मुस्लिम खड़े किए थे। यानी यहाँ भी 1/3 से कम, बल्कि और भी कम,
एक चौथाई के आसपास उम्मीदवार उसने मुस्लिम दिए थे पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं कि 30% की आबादी है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की, मतलब लगभग एक तिहाई। उससे भी कम सीटें 63 सीटें टीएमसी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को दी थी और उसमें से केवल 2 जीते। बाकी कैंडिडेट्स बाकी सीटों पर जहां पर हिंदू उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो नहीं जीते, या तो वो टीएमसी के जीते या बीजेपी के जीते। यानी ये कांग्रेस की कमजोरी मानी जा सकती है कि कांग्रेस का जनाधार बाकी धार्मिक समुदायों में घट गया है, बाकी क्या हिंदू धार्मिक समुदाय में घट गया है, लेकिन ये कमजोरी क्यों मानी जाए? अगर इस तरह की पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की हो रही है तो उसमें कांग्रेस अगर उस तरह से भाग नहीं ले रही है, वो हिंदूवादी नहीं बन रही है, वो एक तरह का बैलेंस रख रही है, तो ये कहाँ से मुस्लिम परस्ती हो गई? बल्कि ये कहना चाहिए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, वो हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रही है क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी ही नहीं करती है, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देती है। आज़ाद भारत के बाद पहली ये सरकार है जिसके केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान नहीं है। सोचिए, लगभग 14.5% आबादी इस देश की, और उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार में नहीं है। और इसी तरह से उनकी संख्या संसद में भी घट रही है और विधानसभाओं में भी घट रही है। तो ये एक स्पष्ट दिखता है। अच्छा, अब एक और इसमें तथ्य उन्होंने तोड़ मरोड़ के डालने की कोशिश की कि केरल में जो कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूडीएफ की सरकार बन रही है जिसने 102 सीटें जीती हैं, उसमें उसकी सहयोगी जो इंडियन मुस्लिम लीग है उसने 22 सीटें जीती हैं और 22 के 22 मुसलमान हैं। तो मुस्लिम पार्टी है, वो मुसलमानों को खड़ा करती है, उसके 22 एमएलए हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने 63 एमएलए हैं जिसमें से केवल 8 मुस्लिम हैं, बाकी हिंदू हैं या ईसाई हैं। तो ये बताने के बजाय कि उसने कितने कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से कितने यहाँ पर एमएलए हिंदू जीते हैं, ये बताना कि केवल मुस्लिम लीग के इतने विधायक 22 मुस्लिम विधायक जीते हैं और उसका बोझ कांग्रेस पे डाल देना, ये एक षड्यंत्रकारी ही दिमाग है और कांग्रेस को बदनाम करने के अलावा इसके पीछे और कोई मंशा हो ही नहीं सकती है। अब थोड़े से और आंकड़े देख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है या नहीं, या वो केवल मुसलमानों को बढ़ावा देती है, हिंदुओं को बढ़ावा नहीं देती है, ये भी देख लिया जाए। तो लोकसभा में 2024 को जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस के 99 सांसद जीतकर आए। अब 99 सांसदों में सिर्फ 9 सांसद जो हैं वो मुसलमान हैं, यानी केवल 9% सांसद कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम समुदाय से आते हैं, 90% हिंदू हैं। ये तथ्य, ये चैनल, ये मीडिया ये किसी को नहीं बता रहा है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है क्योंकि आप भी इस नैरेटिव के शिकार बन सकते हैं। इसी तरह से विधानसभा में पूरे देश भर में कांग्रेस के 664 एमएलए हैं। अब 664 एमएलए में से 78% हिंदू हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में कांग्रेस के 119 हिंदू हैं, 9 मुस्लिम हैं, 8 ईसाई एमएलए। अब आप देख लीजिए, 119 हिंदू हैं, 9 मुस्लिम हैं और 8 ईसाई एमएलए। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में तो सारे हिंदू ही हैं। केरल में कांग्रेस के एमएलए मिक्स हैं, 29 हिंदू हैं, 24 ईसाई हैं, 8 मुस्लिम हैं, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि वो इस तरह का बंटवारा है। वहाँ तीनों जो धार्मिक समुदाय हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। फिर आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश, अब वहाँ मुस्लिम आबादी है ही नहीं, तो सारे के सारे जो सांसद हैं वो हिंदू हैं, वहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सेलेक्टेड फैक्ट्स इकट्ठे करके या उनको दिखाकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश
मीडिया, गोदी मीडिया कर रहा है, और जाहिर है कि वो पूरा एक इकोसिस्टम जो बीजेपी का संघ परिवार का है वो इसमें शामिल है। उसमें गोदी मीडिया को भी आप जुड़ा ही मान लीजिए। और ये जो चीज़ है, कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ना, ये आज़ादी के पहले से हो रहा है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी ये हिंदुत्ववादी ये कहते थे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। उनको भी बदनाम किया, उस समय की कांग्रेस को भी बदनाम किया। हिंदू तुष्टीकरण करें अगर, जो कि हो रहा है बड़े पैमाने पर और बड़े खुल्लम खुल्ला हो रहा है, बड़ी नंगई से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो वायलेंस हुई है उसमें कैसे तिलकधारी और भगवा गमछा ओढ़े कैसे मारपीट कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ये इनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये क्या तुष्टीकरण नहीं है? या दूसरे धार्मिक समुदायों को अगर बीजेपी टिकट ही नहीं देती है, चुनाव ही नहीं लड़वाती है, तो क्या ये पार्टी एक धर्म विशेष की नहीं हो गई? अगर आप लोकतंत्र में रहते हैं तो आपको किसी एक धर्म की पार्टी नहीं बनना चाहिए। आपको सारे समुदायों का ख्याल रखना चाहिए, सारे समुदायों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, वर्ग के आधार पर हो, या फिर धर्म के आधार पर हो। बीजेपी में ये डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसमें बिल्कुल विशुद्ध, आपको भूले से कभी कोई नाम मुस्लिम का मिल जाएगा, और वो भी ऐसा मुसलमान होगा जो कि हिंदुत्व के रंग में रंगा होगा या हिंदुत्व की भाषा बोलता होगा, और वो एक तरह से शो पीस होता है बीजेपी का। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है जिस तरह से ये नरेटिव बनाया जा रहा है। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देती है, कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देती है, जो कि सच्चाई कहीं से भी नहीं। इन दो राज्यों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और जहां ज़ोरदार ढंग से पोलराइजेशन हुआ है, वहां ये मुमकिन है कि जहां मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया, क्योंकि बीजेपी को चुनने का तो सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी तो उनको नागरिक मानने से इनकार कर रही है। बीजेपी तो उनकी नागरिकता छीनने के राह पर है, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। तो जाहिर है कि मुसलमान उसको तो वोट देंगे नहीं, फिर उसको जो दूसरा बेस्ट विकल्प दिखता है वो उसकी तरफ जाते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में उन्हें टीएमसी ये विकल्प दिखती है तो वो टीएमसी की तरफ जाते हैं। तो जहां कांग्रेस, टीएमसी या दूसरी पार्टी होती हैं जो उनको लगता है कि वो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं बीजेपी के ऑनस्लॉट से, बीजेपी के हमलों से, वो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। और जो पार्टियां, जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो कोशिश करती हैं कि सारे धर्मों का रिप्रेजेंटेशन हो, हम कोई एक धर्म की पार्टी न बने। बीजेपी की कोशिश यही है कि चस्पा कर दो कांग्रेस पार्टी पर ये कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, ताकि तमाम हिंदू जो है उससे दूर छिटक जाए। ये उसकी साजिश भी है, ये उसकी रणनीति भी है, और मीडिया जो है उसकी इस रणनीति का हिस्सा है, इस साजिश में उसके साथ मिला हुआ है। और ये जो हमारे सामने, जो मैंने आज आपके सामने उदाहरण पेश किया, वो वही है, उसी साजिश का एक और उदाहरण है, जिसमें वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में केवल ये देख रही है, ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, लेकिन हिंदू वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर वो कभी ये नहीं कहता है, वो कभी ये आंकड़े नहीं देता है कि बीजेपी के इतने 206 एमएलए अगर बंगाल में जीते हैं तो 206 में से कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन हैं। ये सारे के सारे हिंदू हैं। अगर असम में 102 विधायक जीते हैं गठबंधन के, तो वहाँ कितने गैर हिंदू हैं? क्या वो भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या बीजेपी सेकुलर पार्टी नहीं है, ये मान लिया है उसने? क्या वो विशुद्ध रूप से हिंदुओं की पार्टी है?
ये साबित कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर ये भी मान लेना चाहिए कि वो संविधान को नहीं मानती है, वो लोकतंत्र को नहीं मानती है। वो विशुद्ध रूप से एक वही एजेंडा है जो हिंदू बहुसंख्यकवाद का एजेंडा वो थोप रही है और दिखावा ये करती है कि वो तो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है। तो ये पूरा समझने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि ऊपर से निर्देश आते हैं चैनलों के पास, किस तरह की बहस करनी है, किन विषयों पर करनी है, कौन से मेहमान होने हैं, क्या लाइन लेनी है। इसी तरह से खबरों के मामले में भी होता है। हो सकता है इस तरह के इनपुट पीएमओ से दिए गए हों या आईटी सेल से आई हो बीजेपी के, और मीडिया उसको आगे बढ़ा रहा है। यानी मीडिया का जो काम है वो नहीं कर रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो एक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है, वो वैमनस्य फैला रहा है और लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी कामों में लिप्त है। और ये इस देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक बात है। इस देश के लोकतंत्र, संविधान के लिए खतरनाक बात है। और ये जो लोग भी थोड़ा भी विवेक रखते हैं, समझदारी रखते हैं, उन्हें इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना चाहिए, समझना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।